यूपीपीएटी या फिर अन्य छोटे एग्जाम जिनमें भारतीय कला और संस्कृति से संबंधित वो सारे सवाल जो बार बार रिवीजन होते हैं, या फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हैं, जो प्रमुख सवाल हैं उनको हम लेकर के आए, जल्दी फटाफट रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देख लेते हैं एक बार। ऋग्वेद, ऋग्वेद से सवाल आते हैं कि वेद के बारे में जान रही है, प्राचीनतम कह सकते हो है कि वेद ना। गायत्री मंत्र इसमें है, ये भी इस बात को कई बार पूछा जाता है। इसमें 10 राज युद्ध का वर्णन हुआ है, प्रति रावी नदी के किनारे था। चार वर्ण के बारे में इसमें बताया गया है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य वगैरह के बारे में काम के आधार पर। अगेन, सामवेद से संबंधित सवाल पूछा जाता है, जैसे ये ये इसमें संगीत के बारे में है ना, गीत संगीत के बारे में है। यज्ञ से संबंधित मंत्रों के बारे में सामवेद में चर्चा करी गई है। यजुर्वेद, यजुर्वेद जो है यज्ञ विधि, यज्ञ कैसे करा जाता है इन सब के बारे में यजुर्वेद में वर्णन है। दो दो पार्ट है, ये गद्य में है, एक पद्य में है। गद्य वाला खंड जो है शुक्ल पक्ष है, और शुक्ल भाग है उसको बोलते हैं, और कृष्ण वाला भाग जो है गद्य गद्य में है, और शुक्ल वाला भाग पद्य में है ना, ये दो भाग हैं उसके ना। क्लियर। तो एक बार देख लेते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद तंत्र, जादू जादू तंत्र मंत्र है ना, ये सब टोना टोटका अथर्ववेद में चर्चा करी गई है। ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते, इसका संबंध इसी अथर्ववेद से है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार सवाल पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है। अगेन, कला, अन्य कला के संदर्भ में जैसे स्थापत्य कला। स्थापत्य कला के संदर्भ में जैसे मान जो जो चीजें मूर्ति बनती है, मंदिर बनती है, मस्जिद बनती है ना, जो चीजें बनाई जाती है बिल्डिंग वगैरह, उससे संबंधित जो विशेष कला का उपयोग करा जाता है। देखिए अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार का घर बनने का स्टाइल है ना, मंदिर बनने का स्टाइल, मस्जिद बनने का स्टाइल अलग अलग जगह पर अलग अलग है। तो उन सारे स्टाइल के बारे में कई बार सवाल पूछा जाता है, जिसे कला शैली कहा जाता है या स्थापत्य कला कहा जाता है। जैसे स्तूप के बारे में आपने कई बार पढ़ा होगा। स्तूप का संबंध बुद्ध की उपासना से है ना। जब बुद्ध जब खत्म हो गए, या उनका कह सकते हो देहावसान हो गया, तो उनसे उनके जो अस्थि पंजर थे ना, उनसे उनसे उनके जो पवित्र जो चीजें पहना उन्होंने, जो चीजें उनकी हड्डी वगैरह थी, उनका एक अच्छे ऊंचे टीले पर रख दिया गया, उसको पूजा स्थल मान लिया गया। बाद में उसमें विकास हुआ और इस टाइप का स्थिति बन गई। इस टाइप की आज तमाम सारे जो है इस टाइप की स्थापत बनाया गया, जैसे आज स्तूप कहा जाता है। स्तूप में क्या होता है, एक अंडाकार ऊपर एक कह सकते हो ऊंचा अधिष्ठान होता है ना, जिसमें एक चारों ओर प्रदक्षिणा पथ होता है ना, जैसे जिसमें परिक्रमा करा जाता है। ऐसे ऐसे देखिए, देख लीजिए है ना, ये वाला। और ऊपर एक हर्मिका रखे थे, एक डिब्बा रखा होता है जिसमें बुद्ध के अवशेष रखे जाते हैं ना, जो उन्होंने पहना है, कपड़े वगैरह, खड़ा वगैरह, या उनकी हड्डियां वगैरह है ना। ऊपर छत लगा होता है। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर चीजों को शो करते हैं, जैसे शांति, श्रद्धा वगैरह है ना, सब वगैरह वगैरह की बात को शो करते हैं। तो उन्होंने कह सकते हो बुद्ध स्तूप का जो संबंध बुद्ध से है। ठीक है, पवित्र स्थान से है बौद्धों के। अन्य अन्य स्तूप के संदर्भ में सारी बात अगर उदाहरण देखें तो सारनाथ का सांची स्तूप बहुत विख्यात है ना। कई बार पूछा था कि सांची स्तूप कहाँ पे है, सारनाथ में है ना। अमरावती स्तूप, भरतहुत स्तूप, ये सारे इंपॉर्टेंट है। अमरावती स्तूप कला के संदर्भ में खूब इंपॉर्टेंट है ना। बहुत सारी नक्काशी वगैरह करी गई है। चैत्य, चैत्य क्या होता है, चैत्य होता है जो बौद्धों का पूजा स्थल होता है, जहाँ पे वो गुफा में वो सब लोग इकट्ठा होकर पूजा करते हैं, उनको बोल देते हैं चैत्य। तो कार्ले में, महाराष्ट्र में एक कार्ले में एक जो चैत्य है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एक बहुत विशाल है। ठीक है, इसलिए उसकी स्थापत्य जो है यूनिवर्सिटी अद्वितीयता को देखकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, लोग कई बार जाते हैं वहाँ। तो कई बार पूछा जाता है कि कार्ले का चैत्य कहाँ पे है ना, तो महाराष्ट्र में है। इस बार सवाल पूछा जा सकता है। बिहार, बिहार में भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या स्थापत्य है, क्या रहे हैं। बिहार में बौद्ध आश्रम, बौद्ध आश्रम या फिर गुफा। ठीक है, तो बिहार, तो बौद्ध लोग जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे जैसे जैसे हिंदू में आश्रम होता है ना, वहाँ पे साधु संत रहते हैं, वैसे बौद्धों में जो जहाँ पे रहते हैं उनको बिहार कहते हैं। ठीक है, रहने की जगह। ठीक है, जो साधु चलते फिरते रहे वहाँ का रहे, उसको गुफा में बना काट कर बनाया जाता था, इसलिए कह सकते हो उसको बिहार कहते हैं। वो दो मंजिला बिहार जो गुफा होती, एक गुफा थी, उसका नाम है दो मंजिला रानी की गुफा, बहुत विख्यात है। इसलिए इस मामले में संस्कृति का संरक्षण के संदर्भ में इससे पहले हम थोड़ा और देख लेते हैं। जैसे मंदिर स्थापत्य कला के संदर्भ में एक बार देखते हैं, मंदिर के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मंदिर स्थापत्य कला में, मंदिर में आपने देखा सबसे ऊपर जो है एक ऊंचे स्थान पर बनाया जाता है मंदिर, उसको उसको कहते हैं अधिष्ठान। अंदर जो पवित्र स्थान होता है जहाँ पे मूर्ति रखी जाती है उसको बोलते हैं गर्भगृह। कई बार सवाल पूछा जाता है कि गर्भगृह में क्या होता है ना, गर्भगृह क्या है ना, 4-5 ऑप्शन दे दिए, पवित्र स्थान या ऊपर की चोटी वगैरह जो है ना। तो उसमें जो है गर्भगृह का मतलब होता है जहाँ पे वो पवित्र स्थान जहाँ पे मूर्तियाँ रखी जाती है। शिखर जो ऊपर होता है मंदिर के ऊपर होता है, कुछ खड़ा होता है, उसको शिखर कह देते हैं। इसलिए गोपुरम, मंदिर का दरवाजा, दरवाजे को गोपुरम कह देते हैं। परकोटा, परकोटा मतलब होता है वो दीवार चारों तरफ के जो घेरा होता है उसको परकोटा कहते हैं। मंदिर
बनाने के कई स्टाइल हैं, है ना, अलग अलग पूरे भारत में, पूरा भारत बहुत बड़ा है, ठीक है। उसमें अलग अलग प्रकार के स्टाइल हैं कुछ क्षेत्रों में। जैसे हिमालय से लेकर के विंध्याचल पर्वत के बीच में जो शैली अपनाई गई, जो बनाने का तौर तरीका था मंदिर का, वो इस टाइप का था। ऐसे एक ऊंचे स्थान पर चौकोर बना दिया जाता था। उसके ऊपर एक सीधा जो है शिखर बना दिया जाता था। उस पे जो है ऐसे झंडा लगा दिया जाता था, ठीक है। इसको आमलक कह देते थे झंडे को, इसको यष्टि कह देते थे, ये शिखर कह देते थे इसको। और ये जो है चौकोरा, इसको गर्भगृह कह देते थे। गर्भगृह मतलब वो स्थान जहाँ पे मूर्ति रखी जाती है, क्लियर। तो ये उत्तर भारत की स्थिति है, ठीक है। उत्तर भारत में इस तरह मंदिर बनाए गए, ठीक है, क्लियर। इसको बोलते हैं नागर शैली, ठीक है। नागर शैली की बहुत बढ़िया एग्जाम्पल जो है, उदाहरण है उड़ीसा के मंदिर, है ना। जैसे दशावतार है ना का देवगढ़ मंदिर, पुरी है ना, जगन्नाथपुरी का मंदिर, ठीक है। ये सब मंदिर नागर शैली के खूब अच्छे उदाहरण है, क्लियर। ऐसे ही अगर दक्षिण भारत में चले जाए ना, तो विंध्याचल पर्वत और ये अभी अभी देखिए, हिमालय पर्वत यानी भारत को उत्तर भारत से में जितनी मंदिरें थी, उनको कह दिया गया नागर शैली बनी है, ठीक है। उनमें जो स्टाइल से बनी उसको नागर शैली कह दिया गया। अगेन जो विंध्याचल पर्वत से और नीचे उतरेंगे यानी कर्नाटक तक या कृष्णा घाटी तक, ठीक है, तो वहां तक की जो स्टाइल थी, जिसमें तो परिवर्तन आ गया, है ना, थोड़ा सा बदलाव आ गया, ऐसी शैली को कह दिया गया थोड़ा सा अलग नाम दे दिया गया, बेसर शैली, ठीक है। इसमें नागर शैली के कुछ तत्व थे और कुछ नए नए तत्व आ गए। जैसे बहुत बड़े बड़े मंदिर बनने लगे यहाँ पर, ठीक है। और उसमें सभा भवन, ठीक है, वो जो सामाजिक कार्यक्रम थे जैसे दक्षिण भारत में थे, वो सब इसमें होने लगे। कह सकते हो बहुत बड़ी बड़ी मंदिर, विशाल विशाल मंदिर बनने लगी, खूब नक्काशी वगैरह खूब ज्यादा होने लगी, ठीक है। एक कह सकते हो एक व्यापार के केंद्र बनने लगी मंदिर वहां पे, ठीक है। शुरुआत हो गई इधर, और नीचे दक्षिण की तरफ जाएंगे, कर्नाटक तमिलनाडु की तरफ, तो मंदिर बहुत ज्यादा पूरे पूरे सामाजिक पूरे क्रियाकलाप के जो संस्थान है ना, वो एकमात्र स्थान हो जाता है मंदिर, ठीक है। जहाँ पे सारे विवाह से लेकर के कार्यक्रम, अंध कार्यक्रम, सारे कार्यक्रम मंदिर में होते थे। इसलिए मंदिर को बहुत बड़ा बनाया जाने लगा। और फिर ऐसी शैली को कहा गया द्रविड़ शैली, है ना। जहाँ जब ये कृष्णा घाटी से नीचे उतरते हैं, तमिलनाडु की तरफ जाते हैं, तो उसको बोल देते हैं कि द्रविड़ शैली। उसमें बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े मंदिर होते थे, आठ कोण है ना, यहाँ पे देखिए अभी चार कोण के, यहाँ पे देखिए चार कोण के बने हैं ना, चौकोर गर्भगृह है, वहाँ पे आठ कोण के होते थे गर्भगृह, बहुत विशाल विशाल, और बहुत ही नक्काशी के थ्रू, है ना, कह सकते हो ऊंचे स्थान पर बनाया जाता था। ये गर्भगृह यानी बहुत पहले पाटा जाता था, खूब ऊंचे स्थान बनाया जाता था वो। उसके दरवाजे को गोपुरम कहा जाता था, ठीक है। बहुत सजाया जाता था, परकोटा यानी उसके चारों तरफ जो दीवार होती थी उसको बनाया जाता था, क्लियर। प्रदक्षिणा पथ यानी उसके चारों ओर जो घूमने वाला स्थान था, परिक्रमा वाला, उसको प्रदक्षिणा पथ कह दिया जाता था। तो द्रविड़ शैली के उदाहरण जो है आप कह सकते हो बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे नीचे उतरोगे तो मामल्लपुरम, ठीक है, तमाम सारे जो है हो सकते हैं, क्लियर। अगेन विजयनगर का स्थापत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग से इंपॉर्टेंट अलग से अपन ने बना दिया है, ठीक है। इस पर कुछ इंपॉर्टेंट जब सवाल पूछे जाते हैं बार बार, उनको देख लीजिए। विरूपाक्ष मंदिर के बारे में पूछा जाता है खूब, ये कहाँ पर है, आप कह दीजिए विजयनगर या कर्नाटक, ठीक है। विठलनाथ स्वामी हजारा मंदिर, ये भी कर्नाटक में है। हम्पी मंदिर कहाँ पर है, ये किसकी राजधानी थी, विजयनगर की राजधानी थी, वहां पर है। ये बार कई बार सवाल पूछा जाता है, आप इसको रिवीजन कर सकते हैं, फटाफट समझ सकते हो। अगेन फिर उसके बाद में आप बाबर के बाद मुस्लिम शासक स्थापित हो गया, कह सकते हो पूरा। जब कोई शासन में एक बड़ा परिवर्तन होता है, तो उससे चीज जुड़ी सभी चीजों में बदलाव होता है। तो मंदिर निर्माण में भी जब मुस्लिमों का कह सकते हो यहाँ पे शासन हुआ अरब के बाद, बाबर के बाद, तो उनकी कला शैलियाँ, उनकी जो रहने के खान पीन, रीति रिवाज, रहन सहन, मेले व, ठीक है, जितनी चीजें सारी जो है हिंदुस्तान में जितनी चीजें, तो उन सबसे मिक्स होने लगी। तो उसमें मंदिर निर्माण शैली या मस्जिद निर्माण शैली या भवन निर्माण शैली, उसको कैसे एक शब्द में कहते हैं स्थापत्य कला शैली में खूब मिक्सिंग हुआ, ठीक है। ऐसी शैलियाँ तब कहलाई, मिक्स करके कहलाई इंडो इस्लामिक शैली, यानी इंडिया और इस्लाम दोनों को मिला करके बनी शैली। उसको इंडो वाला मतलब भारतीय और इस्लामी मतलब इस्लामी दोनों। जैसे भारत में क्या होता था, बल्ली का प्रयोग करा जाता था, फूल पत्ती से अलंकरण करा जाता था, है ना। इस्लाम में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है बात, जब का स्थापित करें, मेहराब, मेहराब बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वहाँ पे मेहराब का बहुत महत्व है, ठीक है। मेहराब क्या होता है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। और इसमें कह सकते हो ऐसे, इसको बोलते हैं मेहराब, है ना, ठीक है। तो ये इंडो इस्लामिक शैली के बारे में कहना, ठीक है। उसमें क्या क्या है, भारतीय और इस्लामी। इस्लामी में क्या है, मेहराब, और भारत के संदर्भ में फूलों का अलंकरण, ठीक है, बल्ली वल्ली का प्रयोग वगैरह। एक उदाहरण के लिए आप देखोगे अलाउद्दीन का झोपड़ा, इसको खिलजी ने बनवाया था, ठीक है। अन्य चीजें भी देख लीजिए, ये कई बार सवाल पूछा था, अलाउद्दीन का झोपड़ा किसने बनाया, खिलजी ने बनवाया था कि लोधीवंश। लोधीवंश में कुछ स्थापत्य जैसे भवन निर्माण की चारबाग शैली का विकास हुआ। चारबाग शैली मतलब होता है, कह सकते हो ऐसा, जैसे यहाँ पे मान लिया मंदिर बनी, ठीक है, इसके चारों ओर मंदिर बनेगी, ऐसे चारों ओर बगीचा है,
बीच में मंदिर बना दिया गया है ना, बीच में मंदिर बना दिया गया। अन्य इसके चार ओर भी मंदिर मंदिर छोटे छोटे मंदिर बना दिया गया, बीच में बड़ा मंदिर। इसको बोलेंगे चार बाग शैली, यानी चार बाग मतलब चारों बाग है, बीच में मंदिर है। ठीक है, ठीक है, कह सकते हो मंदिर का पूरा परिवार है, कह सकते हो। ये हो गया संस्कृति के संदर्भ में जो सवाल पूछे जा सकते हैं आपके छोटे वाले एग्जाम में, है ना, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करी हमने। अगेन, संस्कृति और या विरासत को संरक्षण करने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे जो है तरीके अपनाए। इनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसमें सवाल पूछे जा सकते हैं फैक्ट के रूप में। जैसे क्या है, संविधान ने व्यवस्था कर रखी, संविधान में आर्टिकल 39 39 आर्टिकल 29 आर्टिकल कहता है कि किसी भी अल्पसंख्यक व्यक्ति को अपनी संस्कृति या भाषा या को संरक्षित करने का अधिकार है ना। वो स्कूल सोच कर सकता है ना, भाषा के लिए कोई भाषा के विकास के लिए अपने जो भी तरीके अपनाना जरूरी है वो कर सकता है। 49 में ये बात कही गई है, ये मूल कर्तव्य के संदर्भ में, कि अपनी संस्कृति अपने पर्यावरण की सुरक्षा करना चाहिए, आसपास की चीजों को क्लियर। और भी बातें करी गई है सुरक्षा के संदर्भ में, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, उसमें भी कहा गया कि पर्यावरण को बचाए रखना है, वन को बचाए रखना है। ठीक है, और वन्य जीवों को बचाए रखना है, इसलिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना दिया 1972। कई बार इसका प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना, 1972 में बना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना, 1906 में, 1986 में बना, है ना। ये सवाल पूछा जा सकता है। यूनेस्को भी संरक्षण देता है ना, कह सकते हो, वो भी संरक्षण की जिम्मेदारी लेता है। तो इसलिए कई बार ये पूछा था कि वो यूनेस्को में शामिल हो गई, ठीक है, कौन सी साइट भारत की वगैरह हो गया, ये सब अगले मिलते रहेंगे क्लियर बना के। तो यूनेस्को के से सहायता प्राप्त करके भी जो है संरक्षण करा जाता है क्लियर। अगेन, पवित्र उपवन के बारे में भी देखिए, पवित्र उपवन के बारे में, पवित्र उपवन के बारे में ना, जैसे कुछ एरिया को जो है पवित्र साबित कर दिया जाता है ताकि वहाँ पे कोई फालतू में लकड़ी या फिर वन कटाई ना हो। ठीक है, ताकि वो सुरक्षित रहे। जैसे वैसे बरगद को, पीपल को, इन सबको पवित्र माना गया ताकि उनकी कटाई ना हो, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा हो जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे और अन्य कारण भी हैं, ठीक है, ज्यादा चर्चा करने जो भी है, बस जान लीजिए पवित्र वन मतलब ऐसे वन जो पवित्र घोषित कर दिए गए हैं, इसलिए क्योंकि उनकी सुरक्षा करना है। ठीक है, ताकि उनसे कटाई वटाई ना हो, ठीक है, सुरक्षित रहें। नाच गाने या नृत्य संगीत, है ना, ये भी कला का अहम तत्व रहे हैं, उनसे संबंधित कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जनरली शास्त्रीय नृत्य के बारे में पूछा जाता है। जैसे भारत का नाट्य, भारतनाट्यम, ये तमिलनाडु में है ना। ये कई बार जगह पूछा जाता है जनरली कि भारतनाट्यम कहाँ की जो है नृत्य शैली है, जो है नाच नृत्य की कला कहाँ की है। ठीक है, तो कह सकते हो भारतनाट्यम तमिलनाडु की है, सवाल पूछा जा सकता है क्लियर। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के कुचेलपुरम में है ना। आंध्र प्रदेश में इसी से संबंधित एक और भी है, यक्षगान। यक्षगान है कर्नाटक में, सवाल पूछा जा सकता है सीधा सा, यक्षगान कहाँ से है, कर्नाटक से है ना। कथकली, कथकली केरल में है ना, कथकली होता है केरल में। और एक जो है शास्त्रीय नृत्य है, उसको बोलते हैं मोहिनीअट्टम, है ना, मोहिनीअट्टम क्लियर। इसमें भी क्या नाम, जो विष्णु भगवान महिला का रूप धारण कर लिए थे, तो जो शंकर जी से बचने के लिए भागे थे वगैरह वगैरह, जो भी कह सकते हो, भस्मासुर वाली कहानी थी। ठीक है क्लियर। मणिपुर या फिर कह सकते हो, या फिर जो पूर्वी भारत यानी पश्चिमी पूर्वी बंगाल और पूर्वोत्तर भारत राज्यों में ये शैली विख्यात है। वहाँ पे लोग मणिपुरी शैली के रूप में डांस करते हैं ना। उस डांस जो करने का तरीका है उनको बोलते हैं मणिपुरी, है ना। उछल उछल के नाचते हैं ना, कूद कूद के नाचते हैं। ठीक है, जगोई तांडव, ये सब की बातें करी जाती है ना। सीधा से पूछा था मणिपुरी कहाँ से संबंधित है, तो पूर्वी भारत या फिर पूर्वोत्तर भारत या फिर पूर्वी राज्यों के रूप में ऐसा होता है क्लियर, मणिपुरी। कथक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है यूपी के एग्जाम के लिए ना। यूपी में जो है एकमात्र जो है शास्त्रीय नृत्य शैली है। शास्त्रीय नृत्य ऐसी नाचने की शैली होती है जिसमें सारी बातें, सारे स्टेप जो है शास्त्रों में लिखे हुए हैं। ठीक है, उन्हीं के अनुसार लोगों को स्टेप स्टेप करना होता है, उसको बोलते हैं शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, उनमें कुछ ना कुछ कहानियां होती हैं, उनको नाच नाच कर बताना होता है। ठीक है, तो कथक भारत में और यूपी उत्तर प्रदेश में। सात्रिया नृत्य भी एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है जो असम में है क्लियर, इसको पूछा जा सकता है। साहित्य, अगर कला की बात हो तो साहित्य सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है, अहम रोल प्ले कर सकते हैं, इसलिए साहित्य के बारे में भी सवाल पूछा जाता है ना। जो सवाल पूछा जाता है साहित्य के बारे में वनडे एग्जाम में, उनकी मैंने थोड़ा सा चर्चा हमने कर दी है, एक बार देख लीजिए, फटाफट रिवीजन कर लीजिए क्लियर। सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है साहित्य में, जैसे वेद पुराण है ना, आरण्य उपनिषद ब्राह्मण, है ना। तो वेद के बारे में सब लोग जानते हैं ना, 4 वेद है ना, साम और यजुर, है ना, ऋग वगैरह वगैरह। ठीक है, इनके बारे में चर्चा हमने पहले कर ली है। ब्राह्मण, ब्राह्मण भी वेद से संबंधित जो उसको चर्चा करी गई है ना, उसकी व्याख्या करने के लिए जो लिखे गए, उनको कह सकते हो ब्राह्मण के रूप में, है ना। ठीक, अरण्य, जो पवित्र उपवन जंगल में रह करके जो चर्चा लिखी गई, जो ज्ञान की बातें लिखी गई, उससे अरण्य में है क्लियर। उपनिषद, उपनिषद जब वेदों की चर्चा, वेदों के की बात व्याख्या करी गई है ना एक बौद्धिक वर्ग के द्वारा, तो उसे वो बन गया उपनिषद, बन गया उपनिषद कहलाए क्लियर। अगेन, फिर उसके बाद में
अन्य साहित्य के संदर्भ में देखा जाए तो जो इंपॉर्टेंट साहित्य आ सकते हैं ना तमिलनाडु के संदर्भ में, तो ये पूछा जाता है कि भाई आगम, आगम साहित्य क्या है? आगम का मतलब होता है आगम। आगम जब प्रेम से संबंधित जो साहित्य थे तमिलनाडु में उसको आगम कहा जाता था। पूछा जा सकता है, सीधा सा सवाल पूछा जाता है ना कि आगम, आगम किससे संबंधित थे? तो प्रेम से संबंधित जो जितने साहित्य थे उनको आगम कहा गया। पूरम, पूरम साहित्य ऐसे थे, ऐसी साहित्य की शैलियाँ थी, एक विधा थी जिसमें राजा की प्रशंसा के लिए लिखा जाता था, ऐसे को पूरम कह दिया जाता था। नैनार या अलवार, ठीक है। कुछ साहित्य के जैसे उदाहरण पूछा जाता है कई बार ने कि शिल्प आदिकारम किसकी रचना है? ठीक है, कहाँ की रचना? तमिलनाडु की है। इसमें इस इलांगो आदिकालम ने लिखा था। मणिमेखले किसकी रचना है? जीवक चिंतामणि की रचना है। ठीक है, तमिलनाडु से संबंधित ये साहित्य है। क्लियर, ये दो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कई बार। साधु के, साधु दो प्रकार के थे तमिल, तमिल में, वहां से भक्ति का उत्पन्न हुआ, भक्ति का उद्भव हुआ। उसमें जो शिव के भक्त थे उनको नैनार कहा गया, जो विष्णु के भक्त थे वो अलवार कहा गया। कई बार ऐसा सवाल पूछा जाता है कि शिव के भक्त क्या 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 कहा जाता है? नैनार। पहचानिए निम्नलिखित में से विष्णु के भक्त कौन थे? तो अलवार, है ना, उनको कहते हैं वो अलवार थे। क्लियर, ऐसे कह सकते हो। अगेन कह सकते हो तेलुगु, तेलुगु भाषा में भी कुछ साहित्य हैं। ठीक है, उनमें सवाल पूछा जा सकता है। जैसे मान लिया तेलुगु में कौन सी साहित्य थी? तेलुगु में अमुक माल्यदा सबसे इंपॉर्टेंट है, बार बार सवाल पूछा जाता है। अमुक माल्यदा किसकी लेखक है, किसकी कृति है, किसने लिखा था? राजा कृष्णदेवराय ने लिखा था। बहुत अच्छे राजा थे, उनमें अष्ट दिग्गज कह सकते हो, अष्ट जो है विद्वान थे उनके उनके ग्रुप में। ठीक है, उनके मंत्रियों में। तो अमुक माल्यदा शब्द बहुत बार पूछा गया है, इस बात के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मान सकते हो। असम के जो साहित्य थे उनके बारे में कई बार पूछा जाता है। माधव कुंडली महाभारत, रुद्र कुंडली रामायण, रामायण जो कि असम असमी रामायण है उसको रुद्र कुंडली कहा जाता है। भारत के विभिन्न भागों में रामायण और महाभारत की अलग अलग रचना हुई, उनके अलग अलग नाम है, अलग अलग कवियों के द्वारा। तुलसीदास जी ने क्योंकि सब सरल भाषा में लिखा वो विख्यात हो गई सब, है ना, हर लोग के लिए सक्षम हुए, सब लोग उसको पढ़ पाए, समझ पाए, इतनी सरल भाषा में लिखी थी, इसलिए वो ज्यादा विख्यात हो गई। ठीक है, बाकी पूरे भारत में रामायण लिखी गई है। ठीक है, अलग अलग राज्यों में। ठीक है, जैसे उड़िया रामायण, उड़िया रामायण को सरला दास ने लिखा था। ठीक है, थोड़ी सी भाषा का कैसे, तो उड़िया भाषा पूरे भारत में नहीं पढ़ी जाती है ना, नहीं लोगों को मालूम है, इसलिए ज्यादा विख्यात नहीं पाई है ना। बातचीत क्या होता है? बातचीत वो वही चीजें फेमस हो पाती है जिनकी जिनकी भाषा बहुत आसान हो। भाषा का बहुत रोल होता है लोगों को अटेंड करने का। ठीक है, इसलिए कहा गया का भाषा का संस्कृति प्रेम चाहिए साँझ। जब जिस भाषा में प्रेम साबित हो जाता है, शामिल हो जाता है, सज्जनता या सरलता साबित होती है, तो उससे संबंधित जितनी चीजें वो खूब व्याख्यायित होती है, चाहे व्यक्ति हो या फिर वस्तु हो या फिर कोई साहित्य हो, कोई भी व्यक्ति हो, जो सरल, जितनी सरल होगा उतना ज्यादा उसको पसंद किया जाएगा लोगों के द्वारा, उतना ज्यादा विख्यात होगी। पंचसखा ये भी जो है कह सकते हो असम में लिखी गई। ठीक है, अ, उ- ठीक है, ऐसे कह सकते हो। उड़िया रामायण ना, उड़ी में अगेन है कन्नड़, कन्नड़ में, कन्नड़ के साहित्य में कविराज मार्ग, ये कई बार सवाल पूछा जाता है। जो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है वही को मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, बाकी मैंने बहुत छन्नी से छाना है तब जाके निकाला है। ठीक है, तो कविराज मार्ग को किसने लिखा था? अमोघ, अमोघ वर्ष ने कब चला? ठीक है, अमोघ वर्ष ने लिखा था। ठीक है, ये कन्नड़ साहित्य है। कई बार सवाल पूछा था, सीधा से पूछा था कविराज मार्ग किसने लिखा? ये पूछा था ये कहाँ के जो है किस प्रकार का साहित्य है, किस भाषा की? कन्नड़ भाषा की। उर्दू भाषा में बहुत सारे साहित्य जो विख्यात है, उनमें से मुख्य साहित्य में जैसे गुलमे, जैसे गुलमे बगमा है ना, कह सकते हो गुलमे नगमा, बगमा नहीं नगमा है। ठीक है, इसको फिरोज शाह गोरखपुरी ने लिखा था। फिरोज शाह गोरखपुरी बहुत विख्यात कवि हुए थे, ठीक है, उर्दू साहित्य में। साथ अब कुछ जो है शास्त्रीय नृत्य है ना, ऐसे नृत्य शास्त्रीय भाषा है ना, जिन भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा दिया गया है, उन भाषाओं की कह सकते हो उनसे उनसे संबंधित उनके विकास से संबंधित सरकार खूब जिम्मेदारी उठाती है। ठीक है, ऐसी भाषाओं में 6 भाषा शामिल है भारत की, जैसे तमिल भाषा, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, उड़िया। कई बार ये पूछा था निम्नलिखित में कितनी, कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा है, कौन सी भाषा शास्त्रीय नहीं है, ऐसे पूछा सकता है ना। तो आपको 6 भाषा याद होनी चाहिए, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत और उड़िया। ठीक है, ये 6 भाषा आपको याद होनी चाहिए। क्लियर, लेकिन अगर भाषा के स्तर पर हो गया, फिर स्थापत्य कला के स्तर पर जो है मुगल स्थापत्य में कुछ उदाहरण उदाहरण देख लेते हैं। मुगल स्थापत्य कला में उदाहरण जैसे मुगल के आने के बाद कितनी स्थापत्य, कितनी चीजें बनाई गई है ना, मंदिर मस्जिद वगैरह कितनी शादी बनाई गई, मुख्य चीजें उनको एक बार देख लेते हैं। सवाल सीधा पूछा जाता है उनसे, जैसे फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी या बुलंद दरवाजा, ये मुगल स्थापत्य कला की सबसे अच्छी शैलियों में से एक है। जैसे ताजमहल है वगैरह वगैरह, है ना। मेहराब, इसमें क्या विशेषता थी? जैसे, है ना, तो मुगल स्थापत्य में जो मुख्य बातें थी वो मेहराब जो मैंने बताया था पहले ही। पित्रादुरा, पित्रादुरा मतलब होता है कि उसमें कुछ ऐसा कह सकते हो बहुमूल्य पत्थरों का उसमें जड़ देना, है ना, ठोक देना, कह सकते हो। इससे सजावट हो जाती है, सुंदरता बढ़ जाती है, ताकत बढ़ जाती है, कीमत बढ़ जाती है स्थापत्य की, मंदिर मस्जिद जो भी है उसकी कीमत बढ़ जाती है, इसलिए उसको बोलते हैं पित्रादुरा शैली। ठीक है, अगेन शाहजहां काल जो है, ये कई बार पूछा था स्थापत्य कला का स्वर्ण काल था। कौन सा स्वर्ण काल? तो आप कह दो शाहजहां का काल, है ना,
ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। शाहजहाँ का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल था। इसमें लाल किला बनवाया गया, जामा मस्जिद बनाई गई, ताजमहल बनवाया गया है ना, शालीमार बाग बनवाया गया, मयूर सिंहासन बनाया गया ना, खूब कैसे खूब स्थापत्य का विकास हुआ, इसलिए शाहजहाँ काल को कहा जाता है स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। अकबर स्थापत्य कला को जो है ऊपर वाले अल्लाह या फिर भगवान से मिलने का एक माध्यम मानता था, क्योंकि वो उसका उसका मानना था कि कितना भी इंसान अच्छा बना ले चीजें, लेकिन उसमें जान नहीं डाल सकता। जान एक ही व्यक्ति डाल सकता है, एक ही अलमाइटी डाल सकता है, इसको ऊपर वाला या अल्लाह या गॉड कहते हैं। इसलिए उसकी महत्ता, उसकी सर्वशक्ति मानता ये साबित होती है इससे, कला से, ठीक है, एहसास होता है। मस्जिद से संबंधित कुछ भाग है ना, उससे संबंधित सवाल पूछा जाता है कई बार कि लीवान क्या है ना, किबला क्या है, वगैरह वगैरह। इसे देख लेते हैं एक बार। जैसे लीवान, लीवान क्या होता है? खंभों वाला कच्छ है ना, जिसमें लोग बैठ बैठते हैं, उसको बोलते हैं लीवान। किबला होता है एक दीवार होती है जो मक्का की ओर होती है, उसी तरफ बैठकर लोग अजान पढ़ते हैं, जो भी करना होता है करते हैं, अपना जो है पुण्य वाला काम, पवित्रता वाला काम, ठीक है, पूजा वाला काम। मकसूरा, सहन, ये सब आंगन है ना, आंगन उसका। गिरजाघर से संबंधित, गिरजाघर में कौन पूजा करता है? गिरजाघर में ईसाई लोग पूजा करते हैं, ठीक है। पलपत, पल्पित जो है, चांसल, आइल, ये सब पूजा। आइल मतलब गलियारा होता है, पल्पित मतलब जो है वो स्थान होता है जो ऊंचा स्थान होता है, जहाँ पे पवित्र स्थान होता है, कह सकते हो। चांसल वो स्थान होता है जहाँ पे वो बैठते हैं जो पादरी हो गए थे, ठीक है। तो गिरजाघर में जानिए कि कौन कौन से भाग हैं। कई बार सवाल पूछा जाता है कि इसमें पहचानिए कि गिरजा से संबंधित कौन कौन से भाग हैं। जैसे इसमें पहचान लोगे पल्पित, चांसल, आइल, ठीक है। सिनेगांग, सिनेगांग में यहूदी लोग पूजा करते हैं, जिसमें यहूदियों का पूजा स्थल उसको बोलते हैं सिनेगांग। पूजा स्थल पूजा यहूदियों का पूजा स्थल क्या है? तो सिनेगांग, ठीक है। गुरुद्वारा, गुरुद्वारा में कौन पूजा करता है? गुरुद्वारा में सिख पूजा करते हैं। उनमें उनमें जो भाग होते हैं गुरुद्वारा के, जैसे छत्र ऊपर होता है ना, ठीक है। गुम्बद, गुम्बद होता है, ठीक है, गुम्बद को सब लोग, उसमें झरोखा, ठीक है। ये तीन चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीजें स्थापत्य कला में गुरुद्वारा पंजाबियों के से संबंधित। उदाहरण के लिए जैसे स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर को किसने बनवाया था? रामदास ने हर मंदिर बनवाया था, उसको बाद में विख्यात करा गया, ठीक है। तो स्वर्ण मंदिर बन गया। अगले अमृतसर शहर में बना, ठीक है। अमृतसर शहर को रामदास ने अकबर से जमीन लेकर के बसाया था, ठीक है। इसको पांचवें गुरु अर्जुन देव ने बनवाया स्वर्ण मंदिर को, जहाँ पर, ठीक है। तो कई बार सवाल पूछ जाता है कि स्वर्ण मंदिर को किसने बनवाया था? पांचवें गुरु जो है, क्या नाम था इनका? अर्जुन देव ने बनवाया था। क्लियर। तो रामदास ने अमृतसर का शहर, रामदास जो जी ये गुरु थे जिन्होंने अकबर से जमीन लेकर अमृतसर शहर का को बसाया था। क्लियर। अगियारी, अगियारी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर पारसी लोग पूजा करते हैं। क्लियर। पारसी लोग पूजा करते हैं। इसमें पारसियों के जो इष्ट देवता, उनको जो संस्थापक थे उसको जरथुस्त्र कहा गया, ठीक है। इष्ट देवता को आहुर मज्जा कहते हैं, जैसे भगवान हमारे में होते हैं, हिंदू में अल्लाह होते हैं, उसको जिसे पारसियों में कहते हैं आहुर मजदा। क्लियर। जिंद अवस्था उनका पवित्र ग्रंथ है, जैसे कुरान होता है, बाइबल होती है, गीता होता है, उसे जिंद अवस्था होता है पारसियों का, ठीक है। अगेन कला की विक्टोरिया शैली है ना, विक्टोरिया, अब देखिए उसके बाद अंग्रेजों का शासन आ गया है ना, मुगल के बाद है ना, भारत में अंग्रेजों का जो जिसको बताया ना, जिस धर्म या संस्कृति का शासन होता है, शासक होता है, उससे संबंधित जितनी चीजें हैं, धर्म, रिवाज, रहन सहन, खान पीन, भाषा, संस्कृति, है ना, बाजार मेले, सब उसे उसके अनुसार चीजें होने लगती है ना। तो जब अंग्रेजों का शासन आ गया तो स्थापत्य कला में अंग्रेजों की जो वहाँ पे यूरोप में जो जितना विख्यात थी शैलियाँ, स्टाइल विख्यात थी, मंदिर मस्जिद बनवाने की या फिर घर बनवाने की, तो वो उनका प्रभाव भी भारत में आने लगा है कला। जैसे भारत में क्या बना? इंडिया गेट बना है ना, इंडिया गेट देखिए है ना, यूरोपीय शैली है, ठीक है। उसको बोला गया विक्टोरिया शैली, क्योंकि विक्टोरिया वहाँ की महारानी थी, इसलिए उनके नाम पर बना गया। मूर्तिकला शैली में, ठीक है, भारत में मूर्तिकला शैली की तमाम तरीके, तमाम सारी स्टाइल है मूर्ति को बनाने के लिए ना। जैसे गंधार वाले क्षेत्र में बनाया गया, मूर्तियों को बनाया जाता है बिल्कुल यथार्थ, एकदम से जितने अंग है ना उसको एकदम पूरी तरह से वैसे ही दिखेंगे जैसे वो जो है रियल में होते हैं ना, मानो के यथार्थ चित्र है ना, वैसे गाल, मूछ वगैरह सारे खूब चमकते हुए दिखाए जाते हैं ना, यथार्थ शैली, ठीक है। अंगों का खूब कह सकते हो यथार्थ प्रदर्शन किया जाता है गंधार की शैली में। क्लियर। मथुरा, मथुरा में बहुत आदर्श की शैली थी, बहुत ही संस्कारों का खूब ध्यान रखा जाता था, आदर्शवादी शैली थी, ठीक, कपड़ों का, और जितना संस्कार को जितना ज़्यादा ढाल सके वहाँ पे उतना ढालने का प्रयास करा जाता था मथुरा में। क्लियर। इसलिए मूर्ति कला की मथुरा शैली आदर्शवादी शैली कहलाती। क्लियर, ठीक है। अन्य वस्त्र के संदर्भ में जामदानी, बनारसी साड़ी है ना, ठीक है। पैठनी महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की है, सवाल सीधा पूछा जाता है। बांधेज शैली, बांधेज मतलब कि उसमें तार लगाकर लगाया जाता है कपड़ों में, है ना, सजाया जाता है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में विख्यात है। लखनऊ की शैली आप लोग जो समझ रहे हो ना, चिकन कढ़ी है ना, चिकन कढ़ी, चिकन बोलते हैं ना, चिकन कढ़ाई, कढ़ाई बोलते हैं ना, ठीक है। ये सारी बातें जो है पूछी जाती है। से संबंधित जो मुख्य मुख्य चीजें थी वो, जैसे फिरोजाबाद की में यूपी में फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए विख्यात है ना, कहाँ से संबंधित वहाँ पे सारी सारी चीजें
खूब विख्यात है। फिरोजाबाद, कई बार सवाल पूछा जाता है, ये फिरोजाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? काँच की चूड़ियों के लिए। हैदराबाद की चूड़ी, हैदराबाद चूड़ी के लिए प्रसिद्ध है ना। चित्रकला के मामले में अजंता की गुफाएँ, है ना? बौद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित, वहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित सारी चीज़ें, जैसे पंचतंत्र की कथाएँ, ये सब उसमें चित्र बने हैं उसके, ठीक है? उसमें 2 प्रकार की शैलियाँ बनाई गई हैं ना, कप यूज़ किया गया है, फ्रेस्को और टेम्परा। टेम्परा मतलब सूखे पर सूखे दीवार पर चाकू से काट करके बनाया जाता था, उसको फ्रेस्का कहा गया, नहीं, टेम्परा कहा गया। फ्रेस्को होता है गीली दीवार पे जब चित्र बनाया जाता था, काटा-पीटा जाता था, उसको सजाया जाता था, उसको बोलते हैं फ्रेस्को, ठीक है? तो फ्रेस्को और टेम्परा ये कह सकते हो चित्रकला की शैली है, और ये अजंता गुफा में यूज़ करी गई है, ऐसा कह सकते हो। अजंता गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये सवाल इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ये इम्पोर्टेंट है, क्लियर? बाघ गुफा जो है प्राकृतिक चित्र बने हैं, कोई धर्म से संबंधित नहीं है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है? शीतनवासन शीतनवासन गुफा ये जैन धर्म से संबंधित है। एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में है। वैष्णव धर्म और जैव धर्म और जैन धर्म, जैन, वैष्णव, शैव सारे धर्मों का मिश्रण अगर देखना है तो एलोरा की गुफा में जाइए, और महाराष्ट्र में है। कई बार सवाल पूछा था सीधा था कि सभी धर्म से संबंधित गुफाएं कहाँ पे है, तो एलोरा की गुफा महाराष्ट्र, क्लियर? अगेन अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य एक बार देख लेते हैं नृत्य संगीत के बारे में। जैसे बुंदेलखंड में कौन कौन सा नृत्य है? जैसे राई नृत्य बुंदेलखंड का प्रसिद्ध है, घोड़ा नृत्य बुंदेलखंड का है ना। बुंदेलखंड, अब भारत के रीजन को सांस्कृतिक क्षेत्र में डिवाइड किया गया है, जैसे बुंदेलखंड हो गया, पूर्वांचल हो गया, वगैरह वगैरह। तो जो पत्थर वाली एरिया है, पथरीली एरिया है, पहाड़ों वाली पर्वतों वाली है ना, कह सकते हो वो एरिया, पठार वाली एरिया, उसको कहते थे बुंदेलखंड है ना, ठीक है? तो उसमें राई नृत्य, घोड़ा नृत्य वगैरह वगैरह भी विख्यात है। ब्रज क्षेत्र में, ब्रज वाले क्षेत्र में, जैसे मथुरा और आगरा वगैरह क्षेत्र, उसमें रासक, मयूर नृत्य, चरकुला नृत्य खूब विख्यात है, ठीक है? चरकुला नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल पूछा गया है। पूर्वांचल यानी कि वो जो पूर्व वाले क्षेत्र है, पूर्वी उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र है, वहाँ पे ज़्यादा विख्यात है विदेशी नृत्य, है ना। लोग क्योंकि पूर्वांचल के क्षेत्र लोग में रहने वाले, वहाँ पे लोग बाहर कमाने जाते हैं ज़्यादातर, तो विदेशी नृत्य, चले गए विदेश ना, इसलिए इस टाइप की विदेशी नृत्य होता है, नहीं। कटघोलवा नृत्य, धोबिया राग है ना, धोबिया राग आप सुने होंगे ना, धोबी का राग होता है ना, वो नृत्य होता है। कहारवा है ना, कहार है ना, कहार नृत्य होता है, ठीक है? अवध वाले क्षेत्र में होता है, अवध वाले जो अवधी भाषा वाला क्षेत्र है, ठीक है? इसमें क्या है, बधाई नृत्य होता है ना, बच्चे बच्चे पैदा होते हैं जन्म दिवस के रूप में। बहुरूपिया नृत्य होता है, ठीक है? छोटे कह सकते हो छोटा के रूप में, है ना। रामलीला, रासलीला, नौटंकी से कौन नहीं परिचित है, कानपुर वगैरह, है ना, नौटंकी के लिए खूब प्रसिद्ध है, ठीक है? खड़ी बोली, बोली भाषा के संदर्भ में ना, खड़ी बोली का विकास कई बार सवाल पूछा जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको मैं सीधा से ले आया हूँ छान के, कोई लाग लपेट की बात नहीं है, सीधा से कह रहा हूँ। अब इसको फटाफट रिवीजन करिए, यही सवाल काफी हद तक सवाल आने की संभावना है, ठीक है? खड़ी बोली का विकास सौर सैनी से हुआ है, सीधा सा सवाल पूछ लिया था, कई बार सवाल पूछा गया है, ठीक है? इसका विकास सौर सैनी से हुआ है। अन्य नाम है खड़ी बोली के कौरवी, हिंदुस्तानी और नागरी, क्लियर? ऐसे अन्य वीडियो जो फटाफट रिवीजन करवा देना और बिना लाग लपेट के, तो आप इसके लिए आप जो कभी करना होता है, लाइक सब्सक्राइब वगैरह जो भी आप कर सकते हो, क्लियर? अन्य लोगों को भी अगर चाहते हो, तो आपके संबंधी उनको चाहते हो उनका रिवीजन कर लें, उन तक आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू।